Z1 Z4 इक्वल टू Z2 Z3, फिर आपने Z1 Z4 की वैल्यू लिख दी, Z2 Z3 की वैल्यू लिख दी, इधर उधर इंटरचेंज किया, इससे क्या होगा, रियल पार्ट एक तरफ, इमेजिनरी पार्ट एक तरफ, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा R1 इक्वल टू R3 इंटू C4 अपॉन C2, और इधर बनेगा L1 R2 R3 C4। इनमें से देख लो कौन सी चीज अनकॉमन है, कौन कौन सी चीज अनकॉमन है भाई, R2 एंड C2 है ना। C4 C4 इधर भी है उधर भी है, C4 C4 इधर भी है उधर भी है, R3 इधर भी है उधर भी है, बस C2 और R2 नहीं है। C2 और R2 क्या अनकॉमन थिंग होगी, तो अनकॉमन थिंग को अपन क्या बनाते हैं, हमेशा वेरिएबल पैरामीटर बनाते हैं। वेरिएबल। तो देखो सर्किट के अंदर आप ये देखो R2 और C2 को हमने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया है, ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक। अब क्यू फैक्टर क्या होता है, ओमेगा L1 अपॉन R1, L1 की वैल्यू रख दो, R1 की वैल्यू लिख दो, तो क्या आ जाएगी ओमेगा R2 इंटू C2। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा R2 इंटू C2, और इसमें मतलब R की वैल्यू रखो 10⁻3, C की वैल्यू रखो 10⁻6, तो आपको क्या मिलेगा, ये मीडियम क्यू कॉइल मिलेगा। वैल्यू सॉल्व करोगे तो एडवांटेज क्या क्या होगा इसके, बैलेंस इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो R1 और L1 निकाला उसमें ओमेगा नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। बैलेंस इक्वेशन सिंपल है, ब्रिज इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ क्यू फैक्टर ऑफ मीडियम क्यू कॉइल के लिए काम आता है। डिसएडवांटेज क्या है, टू कैपेसिटेंस आर प्रेजेंट, वन ऑफ दीज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर, क्योंकि C2 एंड C4 दो कैपेसिटेंस थे ना, जिसमें हमने C2 को क्या कर दिया था, वेरिएबल बना दिया था। तो वेरिएबल कैपेसिटर जहां भी आएगा इसका मतलब क्या है, हेलो, यस सर। वेरिएबल कैपेसिटर का मीनिंग है सर्किट बिकम्स मोर कॉस्टली, ठीक है। हैवी साइड ब्रिज मैंने बोला था आप इसको करना, एक एक्स्ट्रा कॉइल लिया हमने, उसको क्या बोला, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, किया ये आपने, तीनों ने नहीं किया, नहीं। तो ट्राई करो भाई घर पे, नहीं समझ में आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन करते हैं एंडरसन ब्रिज। देखो एंडरसन ब्रिज क्या होता है, इसको बोलते हैं 5 टर्मिनल ब्रिज, इसका दूसरा नाम क्या है, 5 टर्मिनल ब्रिज, which consist of a variable resistor connected in series with detector. By varying this variable resistor, we can obtain faster balance condition. ठीक है, if it consists of fixed capacitor. By varying the variable resistor under balance condition, we can estimate the Q factor of very low Q coil. Shielding of bridge is difficult because of fifth junction. Shielding का मतलब क्या है, हेलो हेलो, यस सर। 5 टर्मिनल ब्रिज क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो डिटेक्टर वाला पाथ था डी, उसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया है। यदि डिटेक्टर के अंदर से करंट, बैलेंस कंडीशन में तो क्या होगा, डिटेक्टर के अंदर से करंट जाएगी ही नहीं, है ना, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या हो गई, जीरो। और यदि करंट जा भी रही है उसके अंदर से, सपोज अनबैलेंस कंडीशन के अंदर करंट रेजिस्टेंस मतलब डिटेक्टर पाथ में से करंट जा रही है, तो उसके अक्रॉस हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, तो सीरीज रेजिस्टेंस को वेरी करके हम क्या उस करंट को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, जिससे ब्रिज क्या हो जाएगा आपका, अगेन बैलेंस कंडीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। यस सर। और इसको 5 टर्मिनल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, और इसकी शिल्डिंग नहीं कर सकते। शिल्डिंग का मतलब क्या होता है, शिल्डिंग का मतलब पैक, इसको पैक नहीं कर सकते, क्योंकि एक 5 टर्मिनल हमेशा आपको बाहर की तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है, बाकी जितने भी ब्रिज हैं वो पैक होते हैं। तो शिल्डिंग हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वाइब्रेशन, टेम्परेचर, इन सब से अवॉइड करने के लिए किसी भी इक्विपमेंट को शिल्ड किया जाता है, ठीक है। इसमें 5वां टर्मिनल है, उसको शिल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको हम वेरी करेंगे मैन्युअली, ठीक है। दिस ब्रिज कैन दिस ब्रिज कैन मेजर द इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी उसके फॉर्मूले में क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। The bridge can also measure capacitance in term of inductance, कैपेसिटेंस भी निकाल सकता है, मतलब जब आपने L1 की, सपोज L1 की वैल्यू आई है R1 इंटू C4 अपॉन R3, L1 के फॉर्मूले में क्या आ गया, C4 आ गया, और इसको उल्टा कर दो, यदि C4 निकालना है तो L1 इंटू R3 अपॉन R2 हो जाएगा। आया समझ में,
तो दोनों तरह से इसको यूज कर सकते हैं, इंडक्टेंस की हेल्प से कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस की हेल्प से इंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। टू एनालिसिस द ब्रिज कन्वर्ट डेल्टा टू स्टार नेटवर्क। सबसे पहले इसको, ये इसका सर्किट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ये आपका एक सर्किट है, ठीक है। पहले तो चारों आर्म्स देख लो इसकी। Z1 में R1 L1 क्या है, अननोन रजिस्टेंस, अननोन इम्पीडेंस कनेक्टेड है, मतलब R1 L1। Z2 के अंदर ओनली R2 कनेक्टेड है, Z3 के अंदर ओनली R3 कनेक्टेड है, और Z4 के अंदर क्या कनेक्टेड है, R4 कनेक्टेड है। अब देखो डिटेक्टर जो पाथ है, डिटेक्टर का जो पाथ है उसके सीरीज में हमने क्या लगाया है, एक रेजिस्टेंस लगाया है ना, और वहां से हमने इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस भी लगाया है, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट जाएगी उसको कौन चार्ज करेगा, कैपेसिटर चार्ज करेगा। तो हमने क्या किया है, जो ये डेल्टा है, देखो डी ई सी दिख रहा है आपको बीच में ट्राइंगल, डी ई सी, हाँ इसको हमको हाँ, किस में कन्वर्ट करना है, ये बीच में मैंने स्टार बना रखा डेल्टा है, सिस्टम। स्टार बना रखा है ना। तो ये साथ में फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपके पास, Z5 Z6 Z7, ये क्या है, इसके फॉर्मूले, मतलब ब्रांच को कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। बैलेंस कंडीशन के अंदर ID इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, I3 के, I2 किसके बराबर, I3 I4 प्लस I4। IC। देखो यहाँ पे ID तो 0 हो गई आपकी, तो I1 तो किसके बराबर हो जाएगी, I3 के बराबर हो जाएगी, और I2 किसके बराबर हो जाएगी, I4 प्लस IC। IC हाँ। ठीक है ना, ये इधर लिखा हुआ है साइड में, ठीक है। E1 की वैल्यू पता ही है आपको, I1 इंटू Z1, E2 की वैल्यू I2 इंटू R2, E3 की वैल्यू I2 इंटू R3, और E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहाँ लिखा हुआ है? ये बॉक्स बना रखा है ना, देखो इसके अंदर लिखा है E1 इक्वल टू I1 इंटू Z1। नहीं पता चला, स्क्रीन पे शो नहीं हो रही है वो। शो नहीं हो रही स्क्रीन, अब हो रहा है हाँ। सो रही है ना सर। ठीक है। तो अगेन इसकी बैलेंस कंडीशन क्या हो जाएगी, Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। Z3 इंटू। तो Z1 इंटू Z7 हो गया, वो जो Z4 था ना आपका, वो उसके पैरेलल में हो जाएगा, तो उसको हमने Z7 माना है। और और Z2 प्लस Z6, Z2 को हमने क्या माना है, Z2 प्लस Z6। तो Z2 कहाँ पे है अपने पास, ये रहा, और इसके अक्रॉस में Z6 आएगा, देखो पैरेलल हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस तो हट जाएगा ना, स्मॉल r लिखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये Z6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसकी बैलेंस इक्वेशन आ गई, बैलेंस इक्वेशन में पुट करो वैल्यू, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग अलग करो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, R1 इक्वल टू R2 इंटू R3 अपॉन R4, और ये R1 माइनस का R1 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट भी ये आ गया, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई इसकी इक्वेशन, L1 की वैल्यू मिल गई है यहाँ से, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज यूज्ड टू मेजर द क्या लिखा है, क्वालिटीनेस ऑफ कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। अच्छा तो एमसीक्यू है, छोड़ो इसको नहीं करना है, वो ABCD डी फैक्टर, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। अब इसको मैं समझाऊं क्या एक बार, फेजर फेजर तो फेजर गया ऊपर। फेजर समझाता हूँ एक बार, रुको। देखो अगेन I1 और I3 तो क्या हो गया अपना, रेफरेंस हो गया। E3 E3 को हमने माना है IC अपॉन J ओमेगा C, ठीक है। E3 के अक्रॉस क्या था भाई, एक सेकंड, एक सेकंड मैं निकाल रहा हूँ। देखो इधर तो बना ही लेते हैं, इससे बड़े, एक सेकंड रुकना, बना ही देता हूँ इसको, समझ में नहीं आएगा एक बार नहीं करते हैं इसको।
व्हाइट बोर्ड आ गया क्या? नहीं, व्हाइट बोर्ड आ गया होगा ना? आ गया सर। यस सर, आ गया। अभी हम्म, ठीक है, ये तो आपकी हो गई यहाँ से I1 और इक्वल टू I3। ठीक है, इससे हमने इधर थोड़ा सा कम पे हमने क्या माना है इधर, E3। ठीक है, E3 और E4 लेते थे अपन, E4 लेते थे ना। हाँ। तो E4 हमने इसमें क्यों नहीं लिया है, क्योंकि E4 की वैल्यू जब अलग है, E3 और E4 अलग अलग है, क्योंकि E3 के अंदर ओनली R3 है और E4 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो रेजिस्टेंस के साथ साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड इसमें स्मॉल r, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार डेल्टा हो जाएगा उसके अक्रॉस, इसलिए हमने इसमें क्या लिया है, ओनली E3 लिया है। ठीक है, क्लियर है? यस। फिर हम चलते हैं, फिर मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहाँ मैंने एक लाइन बनाई है ऐसे, ये किसको शो कर रही है, कहाँ पे? ये I1 R1 होगा। ये अपन को शो कर रही है ओमेगा L1। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये दे रखी है आपको I1 R प्लस R1। ठीक है, सर E3 की भी तो कोई वैल्यू थी ना? E3 की वैल्यू, E3 की वैल्यू एक सेकेंड, IC अपॉन जे ओमेगा सी। अच्छा, ई की वैल्यू लिख दी है इसने I अपॉन जेड के फॉर्म में, नहीं V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, हाँ तो ठीक है, IC अपॉन जे ओमेगा सी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये 90 डिग्री अपने पास आई गया था। उसके बाद जे ओमेगा L1, इसको यहाँ से इसको मिला दो यहाँ से, तो ये क्या मिल जाएगा पूरा आपको यहाँ से, E1 मिल जाएगा। E1 किसके अक्रॉस है, ओमेगा L1 के अक्रॉस है, R1 प्लस ओमेगा L1 के अक्रॉस है। ठीक है, इसके अक्रॉस है ये। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया E1, E1 नाम दे दिया इसको। और जो IC जो है, IC किससे, IC देखो कहाँ जा रही है, IC जो करंट है कौन सी, कहाँ से कहाँ जा रही है, I4 से जा रही है ना। करंट देखो IC, क्योंकि ऊपर तो बैलेंस कंडीशन होगी, इधर से तो करंट जाएगी नहीं, तो I4 मतलब I2 से जा रही है, तो IC I2 की तरफ से जा रही है, तो IC की जो वैल्यू है वो क्या करेगी, वोल्टेज को कितने डिग्री लीड करेगी, 90 डिग्री लीड करेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है यहाँ से IC, ये हो गया अपना IC। ठीक है, ये 90 डिग्री किसको लीड कर रहा है, वोल्टेज को। ठीक है, वोल्टेज इस फेज पे है। और E3 के अंदर मैं क्या ऐड करूं तो E4 बन जाए। अब तक जितने भी ब्रिज थे उसमें E3 इक्वल टू E4 था। अब मैं इसमें सर्किट के हिसाब से देखो, अब मैंने E3 जो कंपोनेंट है, E3 में ओनली R3 था, और E4 में R4 के साथ साथ क्या है, कैपेसिटेंस भी है C, सी। है ना। हाँ, तो C4। E3 के अंदर, मतलब E3 के अंदर मैं क्या कनेक्ट करूं, E3 के अंदर मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ से E3 के अंदर मैंने, मतलब इसका फेजर यहाँ से क्या ले लिया मैंने, एक मिनट है, देखो ये IC जो है इसको मैंने इसके अक्रॉस ले लिया E3 पे। ठीक है ना, और मैंने यहाँ से एक पॉइंट उठाया और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया।
इसको मैंने बोला है E4। क्या बोला है मैंने? E4। और ये जो वैल्यू है ये क्या दिखा रही है यहाँ से? IC को दिखा रही है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और आपको फाइनली क्या चाहिए? E चाहिए। E2 कहाँ मिलेगा आपको? E2 भी इसी एक्सिस से मिलेगा, क्योंकि एक मिनट, E4 है तो I4 भी क्या हो जाएगा आपका? जिस एक्सिस पे E4 है उसी एक्सिस पे क्या मिलेगा आपको? I4 मिलेगा। ये मैंने I4 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि R4 की वजह से I और E क्या इन फेज है। ठीक है, ठीक है ना? फिर और E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू E1 से तो कम होगी, तो मैंने क्या लिखा है? ये यहां से दिखा दिया E2, ये दिखा दिया मैंने E2। और ये जो करंट की वैल्यू है I2, करंट की वैल्यू I2 हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सारे फेजर से हम जोड़ दो तो आपको टोटल E मिल जाएगा। तो टोटल E के लिए आपने एक तो ये लाइन ले ली, ठीक है। फिर आपने E2 से ले लिया, फिर आपने E4 से ले लिया, और E3 से ले लिया। तो ये जो पॉइंट है ये क्या दिखा रहा है आपको? ये पॉइंट दिखा रहा है आपको E। और E क्या हो जाता है यहाँ पे? E1 प्लस E3। और क्या दिखाएगा ये? E2 प्लस E4। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। कनिका हाँ सर। आया नहीं आया समझ में? एक बार ट्राई करना, ये क्लियर हो जाएगा। दिक्कत होगी फिर डिस्कस करेंगे इसको और। ठीक है, हाँ। तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। फेजर डायग्राम हो गया। इसके बाद अब इंडक्टेंस के सारे ब्रिज हो गए। कौन कौन से इंडक्टेंस के कितने ब्रिज थे? 6। देखो, इंडक्टेंस के सबसे पहले तो था अपना मैक्सवेल मैक्सवेल इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। इंडक्टेंस फिर उसके ब्रिज। बाद था मैक्सवेल मैक्सवेल इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस। उसके बाद आपने पढ़ा था हेब ब्रिज। हेज ब्रिज। फिर उसके बाद पढ़ा था आपने ओन्स ब्रिज। ओम ब्रिज। फिर आपने पढ़ा एक एंडरसन ब्रिज, है ना? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? एक हैवी साइड ब्रिज। कितने ब्रिज हो गए? 1 2 3 4 6। तो ये जितने भी 6 ब्रिज है किस लिए काम आते हैं? इंडक्टेंस मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, इन 6 में से भी जो हैवी साइड ब्रिज है वो किस लिए काम आता है? किस लिए काम आता है? हैवी साइड ब्रिज किस लिए काम आता हाँ, है? म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए। और बाकी के जो शुरू के जो 5 है वो किस लिए काम आते हैं? इंडक्टेंस। और इसमें सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे कि हैवी साइड ब्रिज जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के काम आता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के काम आता है। क्लियर है यहाँ तक?